हैं जो संवैधानिक उपबंध है भाग 9 का 243 से लेके 243 ए ओ तक जो था, मतलब ए से लेके ओ तक था, वो चीजें देखे थे। पंचायत की संरचना, ठीक है, उनकी पदावधि क्या होती है, उनका जो संरचना है, उनकी जो संरचना है, ये चीजें हम पिछली क्लास में देख चुके थे। आज जो हम देखने वाले हैं वो देखो कि मतलब जो पंचायत में त्रिस्तरीय जो है, मतलब जनपद, जिला और ग्राम पंचायत के बारे में। तो आज हम चर्चा जो चालू करेंगे वो देखेंगे, शपथ से देखते हैं कि शपथ जो है वो इनको कौन दिलाता है, ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखना कि पंच और जो सरपंच है, इनको शपथ जो दिलाता है वो दिलाता है ग्राम सचिव और संबोधित अधिकारी जो होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ संबोधित अधिकारी। तो ये चीजें भी कभी कभी पूछता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि पंच और सरपंच को शपथ कौन दिलाएगा, ग्राम सचिव। और संबोधित अधिकारी कौन होता है यहाँ पे, अनुविभागीय अधिकारी। ठीक है, एसडीएम जो होता है वो संबोधित अधिकारी होता है। उसके बाद जनपद जो है, ठीक है, जनपद सदस्य को जितने भी होते हैं, तो इनको कौन दिलाएगा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जो उनका प्रशासनिक प्रमुख होता है वो दिलाता है। और संबोधित अधिकारी जो होता है वो यहाँ पे कौन होता है, कलेक्टर होता है। ठीक है, उसके बाद जिला पंचायत सदस्य जो हैं, ठीक है, इनको जो है शपथ दिलाएगा सीईओ, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है जिला पंचायत का वो। और संबोधित अधिकारी जो होता है वहां पे कौन होता है, आयुक्त। ठीक है, ये कमिश्नर। तो ये संबोधित अधिकारी है। तो देखना कि पंच और सरपंच को शपथ दिलाएगा ग्राम सचिव, संबोधित अधिकारी कौन होगा, विभाग अनुविभागीय अधिकारी। जनपद सदस्य के लिए होगा सीईओ और संबोधित अधिकारी होगा कलेक्टर। और जिला पंचायत सदस्य हैं उनको दिलाएगा शपथ सीईओ। और इनको जो इनका जो संबोधित अधिकारी है वो अधिकारी कौन होता है, आयुक्त, कमिश्नर होता है। ठीक है, अब इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि जो अ, त्याग पत्र है, ठीक है, अब यहाँ पे शपथ की बात हो गई, अब देखते हैं हम त्याग पत्र। तो त्याग पत्र देखना कि अगर थोड़ा ध्यान में रखोगे तो ये चीजें याद रहेगी तुमको कि जो संरचना देखे थे हम, ठीक है, तो ग्राम पंचायत की संरचना में देखे थे क्या क्या, पंच, उप सरपंच, ठीक है, और सरपंच। तो ये तीन प्रकार के पदाधिकारी मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे देखना कि ग्राम पंचायत में जो पंच और जो उप सरपंच होते हैं, ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, सरपंच को देंगे। ठीक, और जो सरपंच है वो अपना त्याग पत्र किसको देता है, ये देगा सचिव को। तो यहाँ पे ये ग्राम पंचायत का सचिव नहीं होता है, ये सचिव कौन होता है, उप संचालक। ठीक है, उप संचालक पंचायत जो होता है इसको अपना ये त्याग पत्र देगा। क्लियर है। पंच और उप सरपंच जो है वो किसको देंगे त्याग पत्र, सरपंच को, क्योंकि ये सरपंच बड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो संगठन देखने की बात करें तो सरपंच और उप सरपंच जो है वो देंगे सरपंच को। और सरपंच अपना त्याग पत्र देता है सचिव को। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, वो ग्राम पंचायत के सचिव को नहीं देगा, किसके सचिव को देगा, उप संचालक जो पंचायत है उसके सचिव को अपना त्याग पत्र देगा सरपंच। तो ये हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जनपद सदस्य होते हैं, ठीक है, जनपद सदस्य में एक तो हो गया जनपद का सदस्य, उपाध्यक्ष, है ना, और अध्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे भी लगभग प्रोसीजर जो है वो सेम ही है। ठीक है, सदस्य जो है और उपाध्यक्ष जो है वो त्याग पत्र किसको देंगे, अपना अध्यक्ष को देंगे। और जो जनपद पंचायत का अध्यक्ष होता है, ठीक है, ये किसको देगा, तो ये देगा यहाँ पे कलेक्टर। ठीक है, या फिर अतिरिक्त कलेक्टर, है ना। तो ये हो गया। अब इसके बाद देखो जिला पंचायत का जो संगठन है उसको देखें तो यह जिला पंचायत सदस्य होंगे, यहाँ पे उपाध्यक्ष होता है, ठीक है, और अध्यक्ष होता है। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या है, सदस्य जो हैं और उपाध्यक्ष हैं वो अपना त्याग पत्र किसको देंगे, अध्यक्ष को देंगे।
और यहाँ जो जिला पंचायत का अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र किसको देगा, आयुक्त को या फिर अतिरिक्त आयुक्त को। अब ये चीजें समझने के लिए थोड़ा सा हम देखें कि हम जो शपथ जो चीज देखे थे, तो देखो शपथ में क्या है कि यहाँ पे शपथ दिलाता है सचिव, ग्राम सचिव, और संबोधित अधिकारी है जो अनुविभागीय अधिकारी। तो यहाँ पे जब अंतर देखोगे ना तो केवल यही है कि पंच सरपंच जो है, ठीक है, पंच और उप सरपंच जो है वो सरपंच को देते हैं और सरपंच जो है वो सचिव को देता है, ठीक है। तो सचिव में यहाँ पे देखना कि अनुविभागीय अधिकारी जो संबोधित अधिकारी होता है ना, तो बाकी दोनों चीजों में ये क्या है, आपको यहाँ पे कॉमन मिल जाएगा त्याग पत्र देने के लिए। लेकिन केवल यहाँ पे जो अनुविभागीय अधिकारी है वहां पे आपको क्या लिखना है कि सचिव उप संचालक जो होता है पंचायत का, उसको ये त्याग पत्र देता है। अब देखें जैसे जनपद पंचायत में तो सदस्य और उपाध्यक्ष जो होते हैं वो अध्यक्ष को देते हैं। तो अध्यक्ष देखो यहाँ पे क्या संबोधित अधिकारी क्या है, कलेक्टर। तो ये दोनों जो सदस्य और उपाध्यक्ष हैं वो तो दे दिए किसको, अध्यक्ष को। अब अध्यक्ष किसको देगा, संबोधित अधिकारी कलेक्टर को या फिर अतिरिक्त कलेक्टर। तो कलेक्टर को भी देगा और अतिरिक्त कलेक्टर को भी देगा। अब यहीं पे यहाँ आगे देखें जिला पंचायत में, तो यहाँ पे अध्यक्ष जो है वो आयुक्त को देगा, संबोधित अधिकारी, और उसके साथ में अतिरिक्त जो आयुक्त है, ठीक है, अतिरिक्त आयुक्त को भी वो आ, मतलब अपना जो त्याग पत्र है वो दे सकता है। अब यहाँ पे जो कथन है उनको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा कि पंच मतलब त्याग पत्र के संबंध में अगर कथन पूछते हैं, जैसे प्रश्न पूछते हैं, तो देखिए कि पहला कथन ये पूछ सकता है आपसे कि पंच अपना त्याग पत्र सरपंच को देता है, सत्य कथन। उप सरपंच अपना त्याग पत्र सरपंच को देता है, सत्य कथन। सरपंच अपना त्याग पत्र सचिव उप संचालक पंचायत को देता है, सत्य कथन। सदस्य और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देते हैं जनपद पंचायत में, सत्य कथन। अध्यक्ष जो है कलेक्टर को त्याग पत्र देता है, सत्य कथन। जनपद पंचायत का अध्यक्ष अतिरिक्त कलेक्टर को अपना त्याग पत्र दे सकता है, सत्य कथन। वैसे ही अब जब जिला पंचायत में पहुंचे तो सदस्य देगा अध्यक्ष को, सत्य कथन। उपाध्यक्ष देगा अध्यक्ष को, सत्य कथन। सत्य देगा मतलब अध्यक्ष जो है वो अपना त्याग पत्र आयुक्त को देगा, सत्य कथन। और अध्यक्ष जो है जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो अतिरिक्त आयुक्त को अपना त्याग पत्र दे सकता है, तो ये भी सत्य कथन। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि जो प्रथम बैठक है, प्रथम अधिवेशन जिसको बोलते हैं हम, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए प्रथम अधिवेशन जो है, तो प्रथम बैठक जो है, ठीक है, जैसे ही चुनाव संपन्न हुआ, उनका जो निर्णय है वो आया, उसके बाद क्या है, जो भी पहली बैठक होगी, तो यहाँ पे मैं आपको बताया था कि इनका जो कार्यकाल है वो प्रथम अधिवेशन से गिना जाता है। तो यहाँ पे देखो जो ग्राम पंचायत है, तो इसी स्तर पे देखेंगे हम जनपद और जिला पंचायत के लिए। तो यहाँ पे देखना ग्राम पंचायत में जो प्रथम अधिवेशन बुलाएगा वो सचिव बुलाएगा, ठीक है। जनपद में इनके जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं ना, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इनके जो प्रशासनिक प्रमुख है वो प्रथम अधिवेशन बुलाते हैं, ठीक है। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जो है वो जनपद पंचायत का बुलाएगा, और उसके बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी जो है जिला पंचायत वो इनका प्रथम अधिवेशन बुलाएगा। तो ये चीज भी क्लियर है कि इनके जो प्रशासनिक प्रमुख हैं वो प्रथम अधिवेशन जो है वो बुलाते हैं ऐसे। अब यहाँ पे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनको हमको नोट करना है, वो देखो कि निर्वाचन जब होगा, ठीक है, जब चुनाव होता है तो उसके 30 दिन के अंदर, ठीक है, इन अधिकारियों को क्या होता है कि प्रथम बैठक जो है पंचायतों की प्रथम बैठक बुलाना आवश्यक है 30 दिन के अंदर। ये चीज याद रखिएगा। प्रथम बैठक से ही, जो पहले मैं बता चुका हूं आपको कि प्रथम अधिवेशन से ही क्या होता है, निर्वाचित सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो प्रारंभ होता है। तो कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा, प्रथम अधिवेशन से, ठीक है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, ठीक, न्यूनतम जो है ना, न्यूनतम क्या है, 12 बार, मतलब
महीने में लगभग हर बार, मतलब 12 बार, आप ऐसा याद रख सकते हैं ना कि महीने में हर बार। ठीक है, तो हर साल जो है, एक वर्ष में 12 बार बैठकें जो है वो अनिवार्य है। इनको हम आगे और देखेंगे डिटेल में कि कौन कौन सी तारीख को जो है, ठीक है, वो अनिवार्य होता है इनको, इन बैठकों को रखना, है ना। तो ये हो गया आपका प्रथम अधिवेशन से संबंधित जो तथ्य थे, वो चीजें। अब हम देखते हैं कि पद मुक्ति की प्रक्रिया को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो यहां पे देखें कि पद मुक्ति की जो प्रक्रिया है उसको देखते हैं कि 5 वर्ष की अवधि से पूर्व इनका जो कार्यकाल होता है कितने का होता है, 5 वर्ष का होता है। तो इस कार्यकाल को पूर्व, मतलब ये जो कार्यकाल है वो पूर्ण होने से पहले जो पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं वो पदमुक्त किए जा सकते हैं, मतलब अपने पद से हटाए जा सकते हैं। तो वो तरीका कौन कौन सा है, सब, ठीक है। सबसे पहला तरीका होता है अविश्वास प्रस्ताव का। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका होता है कि रिकॉल, जो पंचायत प्रतिनिधि होते हैं उनको रिकॉल करने, ठीक है, वापस बुलाने का। ठीक है। तीसरा तरीका होता है इनका त्याग पत्र देना। तो ये 3 तरीकों से क्या है, पद मुक्ति की जा सकती है इनको। अब हम जो चीज देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि जो अविश्वास प्रस्ताव है उसकी प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो, अविश्वास प्रस्ताव जो है ये, जैसे हम विधानसभा और लोकसभा में पढ़े हैं ना, तो उसी से संबंधित है और वो प्रक्रिया लगभग वैसे ही है। लेकिन इन चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि किनके खिलाफ, जो पंचायत में है वो किनके खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखना कि ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत के संदर्भ में देखेंगे। तो ग्राम पंचायत में जो है, ठीक है, तो ये आप अविश्वास प्रस्ताव किनके विरुद्ध लाया जा सकता है, तो एक तो है सरपंच के विरुद्ध, है ना, और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। और जनपद पंचायत के अध्यक्ष, है ना, और जिला पंचायत के अध्यक्ष, इनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो अब यहां देखते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव की जो प्रक्रिया है वो कैसी है। तो अविश्वास प्रस्ताव में क्या होता है कि अविश्वास प्रस्ताव की जो सूचना है, इस सूचना को 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। कितने के द्वारा, 1/3 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। उसके बाद उसके बाद क्या है कि जो सदस्यों के द्वारा ये हस्ताक्षर युक्त सूचना जो है वो किस अधिकारी को दी जानी चाहिए, तो वो भी निर्भर करता है किसके ऊपर, कि जो ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत है और जिला पंचायत है, इनके ऊपर देखना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप इसी संदर्भ में नोट कर लीजिएगा कि ग्राम पंचायत में जो ग्राम पंचायत स्तर पे क्या होता है कि जब, मतलब यहाँ पे प्राधिकृत व्यक्ति होगा जिसको आपको क्या करना है कि आपका जो अविश्वास प्रस्ताव है विश्वास प्रस्ताव है। उसको देना है। ठीक है। तो अविश्वास प्रस्ताव में क्या है कि यहाँ पे एसडीएम को दोगे आप, अनुविभागीय अधिकारी को, जो संबोधित अधिकारी होता है ना, याद रखना कि जब हम शपथ वाली बात देख रहे थे तो जो शपथ वाले से कुछ कुछ चीजें मेल करती हैं, है ना, संबोधित अधिकारी है, तो एसडीएम को दिया जाएगा ग्राम पंचायत स्तर पे। जनपद पंचायत स्तर पे यही जो आपको प्रस्ताव है अविश्वास प्रस्ताव, वो कलेक्टर को देना होता है। और जिला पंचायत स्तर जो है, तो जिला पंचायत स्तर पे जब दिया जाएगा अविश्वास प्रस्ताव, तो ये किसको दिया जाएगा, संचालक पंचायत को दिया जाएगा। तो ये जो चीजें हैं वो अलग अलग हैं, तो इसको आप नोट करके रखिए। तो अविश्वास प्रस्ताव, सबसे पहली बात, 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर युक्त होना चाहिए। और वो किस प्राधिकृत व्यक्ति को दिए जाएंगे, तो ग्राम, जनपद और जिला पंचायत स्तर पे, तो ग्राम स्तर पे एसडीएम, अनुविभागीय अधिकारी को, जनपद स्तर पे कलेक्टर को, और जिला पंचायत स्तर पे किसको दिया जाएगा, संचालक आयुक्त, मतलब संचालक जो है
पंचायत इसको दिया जाएगा। अब ये अगर प्रक्रिया समझ में आ गई होगी तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि संबंधित प्राधिकारी जो है, जब उस प्राधिकारी को यह सूचना मिलती है तो वो क्या करेगा, 15 दिन के भीतर अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान करने हेतु बैठक है, ये बैठक रखवाएगा, है ना। और इस बैठक की सूचना जो है वो क्या है, 7 दिन पूर्व समस्त सदस्यों को दी जानी आवश्यक है। तो ये जो प्रक्रिया है वो तीनों के लिए, ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत, तीनों के लिए लागू होती है। ठीक है। अब देखो कि ये अविश्वास प्रस्ताव की जो बैठक है वो होगी, तो इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो कौन करेगा, तो ग्राम स्तर पे, फिर जनपद स्तर पे, और एक क्या है, जिला स्तर पे। तो इसकी जो बैठक है, देखो क्या था कि, फिर से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर युक्त होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद दिया किसको जाना चाहिए, प्राधिकृत व्यक्ति, तो ग्राम पंचायत स्तर पे एसडीएम को, जनपद पे कलेक्टर को, और जिला पंचायत पे संचालक पंचायत। इसके बाद क्या है कि जब सूचना मिल जाती है प्राधिकृत अधिकारी को तो वो 15 दिन के अंदर ऐसी बैठक रखेगा, और उस बैठक के 7 दिन के भीतर, है ना, 7 दिन पहले, है ना, सदस्यों को सूचित करेगा, फिर बैठक की व्यवस्था की जाएगी। तो इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो उन चीजों को देखना है। तो देखो, ग्राम पंचायत स्तर पर यहाँ पे जो है वो नायब तहसीलदार हो, या फिर कोई उच्च अधिकारी, तो इससे उच्च अधिकारी हो सकता है। जनपद पंचायत स्तर पे जो अविश्वास प्रस्ताव है उसकी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, डिप्टी कलेक्टर, या फिर कोई उच्च, इससे इस पद से उच्च व्यक्ति इसकी अध्यक्षता करेगा। जिला पंचायत में क्या है कि जिला पंचायत की अध्यक्षता अविश्वास प्रस्ताव में जो है वो कलेक्टर करेगा, या फिर अतिरिक्त कलेक्टर कर सकता है। तो इस बैठक की अध्यक्षता हो। तो देखें हमने कि ये जो बैठक है वो हो गई। अब उसके बाद देखते हैं इस बैठक में होगा बहुमत। तो जब बहुमत मतलब क्या है, जो निर्णय लिया जाएगा इस बैठक में कि अविश्वास प्रस्ताव पास हुआ कि नहीं हुआ, तो वो क्या होगा, मतदान द्वारा होगा, और मतदान में बहुमत के द्वारा निर्णय लिया जाएगा। तो यहाँ पे जब निर्णय लिया जाएगा तो देखें तो क्या है, शर्तें, आवश्यक शर्तें जो हैं उनको देखो कि उपस्थित एवं मतदान कर जितने भी सदस्य हैं उनका 3/4 बहुमत ये चाहिए। ठीक है। तो जितने भी लोग, जैसे मान लो 10 लोग हैं, तो 10 लोग को 4 भाग करोगे तो उसमें से 3 भाग होना चाहिए, 12 लोग हैं। ठीक है। तो उसका 4 भाग करोगे तो उसमें से 3 भाग जो हैं उनके, उनका बहुमत होना चाहिए कि उनके पक्ष में, ठीक है, उनके पक्ष में मतदान किया है ऐसे करके। और दूसरी जो शर्त है वो क्या है कि जब पंचायत का गठन हुआ, ठीक है, गठन के समय जो कुल सदस्य संख्या थी उसका 2/3 सदस्य संख्या से अधिक होना चाहिए। ठीक है। तो यहां पे क्या, दो शर्तों को देखना जरूरी है। जैसे अब हम क्या मान के चलते हैं, मान लो 12 सदस्य थे, ठीक है, तो 10, एक उदाहरण लेते हैं, अपन क्या करते हैं, ग्राम पंचायत से करते हैं ना, तो 10, ठीक है, 10 से 20 होना चाहिए, तो हम मान के चलते हैं 12 सदस्य। ठीक। तो 12 सदस्य में अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, गठन के समय 2/3, तो 8 लोग। और मतदान जो जितने भी लोग हैं, जैसे मान लो क्या करते हैं कि 8 लोग मतदान करते हैं, ठीक है, तो इन 8 लोगों में से क्या है कि इसका 4 भाग करोगे, और उसमें से 3 भाग, मतलब 6, 8 में से 6 लोगों से ये क्या होना चाहिए, बहुमत से होना चाहिए। तो ये यहाँ पे दोनों संख्या क्या है, बराबर है। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो वो प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो क्या हो गया, मान लिया जाएगा कि वो पास हो गया है। तो दो चीजें याद रखनी है कि 3/4 का बहुमत होना चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला, और 2/3 जो होना चाहिए, गठन के समय जो 2/3 है
ठीक है, ये होना चाहिए। और हस्ताक्षरित जो था वो क्या था, 1/3 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। तो ये सारी चीजें थी। अब इसके बाद देखो कि यहाँ पे मान लो निर्णय आता है, ठीक है, कि पास हो गया, तो अब इसके लिए अपील का प्रावधान भी दिया गया है कि इस अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध अपील भी प्रस्तुत की जा सकती है। तो अविश्वास प्रस्ताव से पदमुक्त किया गया पंचायत प्रमुख, ठीक है, सरपंच, उप सरपंच, जनपद पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत, जिला पंचायत का अध्यक्ष, ये क्या कर सकते हैं, ये भी, इनके भी स्तर बनाए गए हैं। और ये सक्षम प्राधिकारी को, है ना, जैसे प्राधिकृत व्यक्ति था वहां पे क्या था, तो वैसे ही यहाँ पे भी सक्षम प्राधिकारी है अपील लेने के लिए, है ना। तो ये अविश्वास प्रस्ताव की जो अपील है वो सामने कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं ग्राम पंचायत स्तर पे और जनपद पंचायत स्तर पे और जिला पंचायत स्तर पे देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखो कि किसके किसके विरुद्ध किया जा सकता है ग्राम पंचायत के स्तर पे, तो सरपंच के विरुद्ध हो सकता था और उप सरपंच के विरुद्ध हो सकता था, ठीक है। और वहां पे एक चीज और नोट करना मैं भूल गया था बताने, कि जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं ना, इनके विरुद्ध भी, उपाध्यक्ष के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव आता है, ठीक है। तो उप सरपंच जो है ये, तो ये क्या कर सकते हैं, 7 दिन के अंदर, ठीक, अपील करना है इनको अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध, तो ये सीमा भी याद रखेंगे। उसके बाद अध्यक्ष, ठीक है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन जो है, मतलब अध्यक्ष उपाध्यक्ष है, इनके लिए 10 दिन है, ठीक है। और वैसे ही जिला पंचायत के लिए क्या है, यहाँ पे 15 दिन। तो 7, 10 और 15 ये चीजें याद रखेंगे। इन मतलब ये जो दिन दिया हुआ है, इसी दिन के अंदर आपको अपील करना है अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध। तो कौन कर सकता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं ना, देखो कि सरपंच जो है वो अपने अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध अपील कितने दिन में करेगा, 7 दिन। उप सरपंच 7 दिन। जनपद पंचायत का अध्यक्ष कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। उपाध्यक्ष कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। जिला पंचायत का अध्यक्ष उपाध्यक्ष कितने दिन में करेगा, तो 15 दिन। अब यहाँ पे सक्षम प्राधिकारी कौन होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ग्राम पंचायत में जो प्राधिकृत या सक्षम प्राधिकारी है, सरपंच और उप सरपंच के लिए, तो इनके लिए जो अपील देंगे ये अपने अविश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध, वो देंगे कलेक्टर को। उसके बाद जनपद पंचायत के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं वो देंगे संचालक पंचायत को। और जिला पंचायत में जो है ये सीधा आपको करेंगे राज्य शासन, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। और यही से जब क्वेश्चन पूछता है तो आदमी हो जाता है कंफ्यूज। तो इन सब चीजों को याद रखो कि, ठीक है, शपथ कौन दिलाता है, संबोधित किनको किया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव के लिए प्राधिकृत व्यक्ति कौन होता है, अपील के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन होता है, तो हर एक पद के लिए आपको समझना है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब देखो कि कुछ आपराधिक स्थिति देखने का प्रयास करते हैं कि पंचायत गठन के उपरांत, ठीक है, अब यहाँ पे जो अविश्वास प्रस्ताव है उसके लिए भी कुछ प्रतिबंध है। तो उन प्रतिबंधों को देखते हैं कि 1 वर्ष की अवधि जो है, ठीक, इस दौरान अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाए, ठीक है। तो 5 वर्ष का कार्यकाल है, तो 1 से लेके जो खत्म होगा 2, ठीक है, 2 से 3, 4, 5, ठीक। तो यहाँ पे इस वाले पीरियड पे आप नहीं ला पाओगे। दूसरी चीज है ये यहाँ पे, मतलब 6 माह, ठीक। तो 4.5 साल हो गया है तो उसके बाद आप नहीं ला पाओगे। तो ये दो चीजें याद रखना है कि 1 वर्ष पहले, पहले प्रथम 1 वर्ष में, और लास्ट के जो 6 महीने बचे हैं उसमें अविश्वास प्रस्ताव नहीं आएगा, ठीक है। अब उसके बाद दूसरी जो शर्त है वो ये है कि एक बार अगर अब अविश्वास प्रस्ताव निरस्त हो जाए, ठीक है, जैसे आए और वो निरस्त हो जाता, तो दूसरा जो अविश्वास प्रस्ताव आपको लेके आना है, ठीक है, वो कब क्या बोलता है कि उसके लिए भी 1 वर्ष की अवधि है। इस वर्ष के 1 वर्ष की अवधि के अंदर आप लेके नहीं आ सकते। तो जब आपने लेके आया तो उसके 12 महीने बाद ही आप जो है वो लेके आ सकते हो अविश्वास प्रस्ताव। तो ये 3 कंडीशंस हैं जिसको याद रखिएगा। प्रथम 1 वर्ष में नहीं लाओगे, आखिरी के 6 माह में नहीं लाओगे, और अगर आप एक बार ले आते हो
और अविश्वास प्रस्ताव जो है वो निरस्त हो जाता है, तो 1 वर्ष की अवधि के भीतर फिर से नहीं ला पाओ। ठीक, तो इसको समझने का प्रयास करें तो क्या है, दूसरे वर्ष में ला सकते हो, लाए और निरस्त हो गया तो सीधा तीसरे वर्ष में लाओगे। ठीक, फिर चौथे में लाओ। तो ये 3 बार ही, अगर आप ऐसा ग्राफ से समझने का प्रयास करें तो 3 बार ही ला सकते हो आप। ठीक है, मतलब ये आपको याद रखने के लिए, ऐसा कहीं बुक में दिया नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप पूरे चीजों को समझ जाए तो कोई एक कड़ी जो है वो आपको पूरा आंसर देने के लिए सक्षम बना सकती है आपको, है ना। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब उसके बाद देखो कि ये सारी चीजें तो हो गई। अब जो निर्वाचन की बात करें तो निर्वाचन के लिए क्या है, ये संवैधानिक उपबंध में हम पढ़ चुके हैं पहली वाली क्लास में। ठीक है, कि पंचायतों में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जो कार्य है वो कार्य किसको दिया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग को दिया गया है। तो इससे संबंधित जो आपका अनुच्छेद है वो भी कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, अब निर्योग्यता जो वाली जो बात है ना, तो ये देखो, ये आपका जो संविधान में मिलेगा उसके अतिरिक्त जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम है उसमें धारा 42 में दिया गया है इसके बारे में। अब उसके बाद पदाधिकारी जो हैं, ठीक है, तो पदाधिकारी के लिए निर्योग्यता वाली जो बात है वो पंचायती राज अधिनियम, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में आपको क्या है में मिलेगा, धारा 36 जो है उसमें ये देखने को मिलेगी कि साक्षर जो है वो होना चाहिए, जैसे 5वीं और 8वीं पास में बताया पंच सरपंच के लिए, तो 30 वर्ष से कम आयु के लिए है। ठीक है, अधिक आयु का है तो फिर नहीं लगेगा, ये पहली शर्त हो गई। दूसरी, ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं ना, तो मतलब ऐसे ही बता दे रहा हूँ आपको, आपके ध्यान में रहे। उसके बाद जिस निवास परिसर में, मतलब जहां वो रहता है, निर्वाचित होने की 1 वर्ष बाद भी, ठीक, निर्वाचित होने के बाद अगर वो जल वहित शौचालय नहीं बनवाता है तो वो निर्हरित हो जाएगा। पंचायत के किसी प्रकार की बकाया हो, देनदारी हो, उससे डिमांड किया गया हो, मांग किया गया हो उसका, और वो 30 दिन के भीतर अगर उनका प्रदाय नहीं करता है उसको, ठीक है, तो निर्हरित हो जाएगा। और अगर वो शासकीय भूमि पर या भवन पर अतिक्रमण करता है तो निर्हरित हो जाएगा। ये निर्हरता जो है, इससे पिछली वाली क्लास में हम डिटेल में देख चुके हैं। उसके बाद देखो सदस्यता वाली जो बात है, मतलब ये आपको क्या है, मैं जो चीजें हैं वो आपको धारा में बता रहा हूं। हम पहले डिटेल में देख चुके थे कि अब जो पंचायती राज अधिनियम है, ठीक है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम जो है, उसमें जो आपका धारा में जो प्रावधान दिया गया है, उन चीजों, कौन सी धारा में इनको प्रावधानित किया गया है उनके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो ये धारा, जैसे दोहरी सदस्यता के बारे में देखेंगे हम। ठीक है, तो ये सदस्यता वाली जो हम बात किए थे, तो यहाँ पे ये क्या है, धारा 41 में बताती है कि पंचायतों में जो पदाधिकारी हैं वो दोहरी सदस्यता नहीं ले पाएंगे। निर्वाचन के 15 दिन के अंदर क्या है, उनको किसी भी एक पद से जो है त्याग पत्र देना होगा, अगर वो 2 पद में निर्वाचित हो जाता है। ठीक है, तो वो अपनी रुचि से कोई भी पद जो है वो धारण कर सकता है। अगर वो विकल्प नहीं देता है, ठीक है, कि मैं इस पद पे बना रहूंगा, तो प्राथमिकता के आधार पे क्या किया जाता है कि उसको, नीचे वाले जो पद हैं उनको मान लिया जाता है कि उसने वो छोड़ दिया है। जैसे देखो, जिला पंचायत, ये कल की क्लास में बताया था मैं आपको, जिला पंचायत सदस्य, उसके बाद क्या होता है जनपद पंचायत सदस्य का, उसके बाद ग्राम पंचायत सदस्य का, सॉरी सरपंच का, ठीक है, उसके बाद क्या होगा पंच का। तो ये वरीयता क्रम है, तो अगर ये ऊपर के पोस्ट पे रहते हैं तो नीचे वाली पोस्ट अगर वो विकल्प नहीं देते तो नीचे वाला पद जो है वो खाली मान लिया। ठीक, और कुछ प्रमुख बिंदु जो हैं इनको देखने से पहले, आप जो आज की क्लास अब जो खत्म करेंगे उसमें कुछ चीजें देख लो कि जो पंचायती राज अधिनियम है, ठीक है, उनमें जो कार्य दिए हुए हैं, ठीक है, तो कार्य में जैसे हम देख रहे थे ना, जो स्तर देखे ग्राम का, जनपद का और जिला पंचायत का। ठीक, तो इनके लिए क्या है कि जैसे धारा 49 देखोगे आप पंचायती राज अधिनियम का, 50 और 52, तो इसमें क्या किया गया है, स्पष्ट कार्यों का उल्लेख किया गया है कि कौन से कार्य ग्राम पंचायत करेगा, कौन से कार्य जनपद पंचायत करेगी, कौन से कार्य जिला पंचायत करेगी, इनका विभाजन किया गया है पंचायती राज अधिनियम। और शासन द्वारा त्रिपंचायत के कार्यों में, त्रिस्तरीय, ठीक है,
के क्रियान्वयन हेतु क्या है, प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति का जो प्रावधान दिया गया है वो धारा 45 में दिए गए हैं। जो हम प्रशासनिक प्रमुख देख रहे थे, ठीक है, ग्राम पंचायत में कौन होता है, सचिव। जनपद में क्या होता है, सीईओ जनपद पंचायत, और यहाँ पे सीईओ जिला पंचायत होता है। तो इनका जो प्रावधान है वो धारा 45 में दिया हुआ, ठीक है। अब इसके बाद देखो कि जिला पंचायत, आवाज आ रही ना? यस सर। हम्म। अब देखो कि क्या है कि जो प्रशासनिक प्रमुख, यहाँ पे जो चीजें हैं ना, वो कभी कभी देखो क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि जिला पंचायत, देखो यहाँ पे सीईओ जो है वो दोनों सेम, जो देखोगे ना मुख्य कार्यपालन अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो होता है, तो यहाँ पे ना जिला पंचायत का जो सीईओ होता है वो आईएएस रैंक का होता है, ठीक है। ये चीज को ध्यान में रखना, जिला पंचायत का जो सीईओ होगा उसका जो रैंक है वो आईएएस रैंक का होगा। और दूसरी चीजें हैं कि देखो पंचायतों, है ना, यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद ये आप, ये इन चीजों को क्या करना है आपको, जो हम पहली क्लास में देखे थे इसकी, कि जो संवैधानिक प्रावधान जो दिया गया है ना, वो प्रावधान तो लेना ही लेना है, उसमें जो अनुच्छेद दिया गया है, और पंचायती राज अधिनियम जो है उसमें भी अगर आप धाराएं याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, पंचायतों के कार्यकलाप की जांच व निरीक्षण हेतु जो राज्य शासन है वो अधिकारियों को प्राधिकृत करता है ना। तो ये जो प्रशासनिक प्राधिकारी हैं उनकी बात को किसमें बताया गया है, सॉरी यहाँ पे 88 है, ठीक है। और उसके बाद पंचायत का, यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखना कि पंचायत जो है, ठीक है, पंचायत का प्रत्येक पदाधिकारी, अधिकारी और सेवक, ठीक, पदाधिकारी, अधिकारी व सेवक पंचायत के धन के दुरुपयोग और संपत्ति की हानि के लिए कैसे होते हैं, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। व्यक्तिगत रूप से मतलब ये जो जितने भी जो मतलब जो कौन कौन पदाधिकारी, अधिकारी और सेवक होंगे, ये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे धन के दुरुपयोग के लिए और संपत्ति की हानि के लिए। तो ये चीज भी पूछ सकता है। सामूहिक रूप से होते हैं कि व्यक्तिगत रूप से, तो व्यक्तिगत रूप से दायी होते हैं। अब पंचायतों की वित्तीय सुदृढ़ता, ठीक है, के लिए क्या जरूरी था, कर लगाने की शक्ति। तो कर लगाने की जो शक्ति है वो कैसे काहे में दी गई है, जो चार अनुसूची पढ़े ना, तो अनुसूची 1, 2 और 3 जो है उसमें कर लगाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो ये चीजें थी जो संयुक्त रूप से हम जो पढ़े, ठीक है। यह क्या था कि ग्राम पंचायत में जो कॉमन चीजें थी ना, जो जो चीज कॉमन है ग्राम पंचायत में, जनपद पंचायत में और जिला पंचायत में, ठीक। तो इनमें जो चीजें कॉमन थी उनको हमने एक साथ देखा, जो आपको भाग 9, संविधान के भाग 9 में भी मिलेगा, ठीक। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, संविधान का भाग 9 देखा। उसके बाद जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है पंचायत की, उसमें हमने क्या देखा कि जो कॉमन चीजें हैं जो तीनों जगह पाई जाती हैं और स्पष्ट रूप से क्या है, समान है, उन प्रक्रियाओं को क्या किया हमने, उनको देखा, है ना। तो ये चीज है। अब हम क्या करेंगे कि कल की क्लास में अब हम क्या करेंगे कि जो मूल चीज है जैसे ग्राम सभा, इसके बारे में देखेंगे, और ग्राम पंचायत की जो विशेष व्यवस्था है, जनपद पंचायत की जो विशेष व्यवस्था है ना, इन सबको अलग अलग करके हम देखेंगे, ठीक। यस। यस। अब कोई डाउट है अब तो कोई बताओ। डाउट है तो बताओ। सर वो सर अवधि वो वाला अवधि वाला बताइए। बताइए। एक 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 मिनट एक रुको। मिनट रुको।
देखो ये सब चीजों को या, क्यों डबल आवाज क्यों आ रही कोई? माइक को बंद यस कर दो। सर, हाँ वो रिपीट हो रहा है। हाँ हाँ, वो माइक चालू था उनका। ठीक है, तो क्या चीजें हैं कि जो संविधान में भाग 9 दिया हुआ है उनके अनुच्छेदों को याद करना है। ठीक है, और उसके बाद जो पंचायती राज अधिनियम में जो जो चीजें हम पढ़े ना 2 क्लास में, अभी जो कॉमन चीजें पढ़े, ठीक है, कौन कौन सी चीजों को, ग्राम पंचायत, जनपद और जिला पंचायत में जो चीजें कॉमन है, ठीक है, इन चीजों को जो पढ़े तो इन सब चीजों को देखो। ऐसा नहीं, और मतलब चीजें ये हैं कि जैसे आप चीजें अभी तो क्लियर है क्योंकि आप पढ़े हो, लेकिन इन चीजों को कंटिन्यू अगर आप पढ़ते नहीं रहोगे तो यही कंफ्यूज हो जाओगे कि त्याग पत्र कब दिया जाता है, किसको दिया जाता है, कौन अपील लेता है, कितने दिन का प्रावधान होता है, कितने में बहुमत की आवश्यकता रहती है, ये सब चीज जो है क्लियर होने में टाइम लग जाता है। तो ये चीजों को क्या है, धीरे धीरे करके जब आप पढ़ोगे, ठीक है ना, इसको क्या करो, खंड में बांटते जाओ। तो खंड में बांट बांट के जब आप पढ़ोगे तो क्या होगा इससे कि आपको पता चलेगा, और वो चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी, है ना, कि कौन सी जो चीज है, ठीक, कौन सी जो चीज है वो आपको करनी है, कौन सी चीज को नहीं करना है। ठीक है, अब कोई डाउट होगा तो पूछो आप लोग। अभी तक जो पंचायत वाले पूरा जो भाग 9 से लेके अभी तक जो चीजें पढ़े ना, उसमें को भी कोई डाउट है तो पूछ लो। सर ये अवधि बता रहे थे, उसको बताइए ना एक बार। इसकी अवधि, पंचायत वाली अवधि? हाँ सर। नहीं, प्रश्न को पहले पूरा पूछो, तुम क्या है, क्यों मतलब क्या डाउट ये है उसको पूरा सर बोलो आप ना। अभी बता रहे थे कि अवधि है, तो वो अगर 5 साल का है तो 1 साल के अंतर्गत वो अप्रस्तावनी ला सकते हैं, ऐसे करके कुछ था, वो समझ नहीं आया। तो अविश्वास प्रस्ताव जो है ना, हाँ। उसको लाने के लिए बोला गया है कि अविश्वास प्रस्ताव कब नहीं ला सकते हो। सबसे पहली चीज तो क्या है कि पहले 1 साल में नहीं लाओगे, हम्म। है ना, ये पहला पाबंदी है। दूसरा है कि आखिरी के जो टाइम है ना, कौन से वाली चीज, आखिरी जो है, जो लास्ट। हम्म। आखिरी के 6 महीने हैं, है ना, हम्म। इस यस। वाले टाइम में आप नहीं ला पाओगे। हम्म। ठीक, तो ये दो जी सर। कंडीशंस हो गई। और तीसरी चीज क्या है कि जो, जैसे मान लो आपने एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया, ठीक है, लाने के हम्म। बाद क्या है कि अगर वो निरस्त हो जाता है तो फिर से 1 साल के अंदर नहीं ला पाओगे, 1 साल आपको रुकना पड़े। यस सर। ठीक है, हम्म। और सबसे ज्यादा डाउट जो चीजें हैं ना वो भी है कि पंचायत की अवधि जो है ना, तो अगर 6 माह के अंदर अगर भंग हो जाता है, ठीक है, तो अगर 6 महीने का ही समय बचा हुआ है तो फिर से इलेक्शन नहीं होगा। छह यस सर। महीने से ज्यादा का समय बचा हुआ है तो फिर से इलेक्शन होगा। और वो जो नई नया वाला जो निकाय बनेगा वो कितने समय के लिए रहेगा, सर वो पांच वो साल बची में हुई, गिना जाएगा, जैसे 5 साल में अगर 2 साल बचा है तो वो 2 साल के लिए ही रहेगा। हाँ, तो ये चीज को याद करना। ठीक है, यस सर। और ये चीज, यही चीज जो है ना, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो डाउट पैदा करती है। तो 2-3 बार आप लोग पढ़िएगा, इधर से तो समाप्त हो गया जी है सर। ना। अब इससे रिलेटेड देखो, अभी पूरा खत्म हो जान दो, उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर है ना, उन चीजों को हम क्या करेंगे, उन चीजों को देखेंगे। ठीक, जी सर। और किसी को कोई डाउट है? उमेश? यस सर, ये डिस्प्ले में दिखा रहा है कार्य, उसके नीचे में ग्राम के बगल में लिखा है 49
जनपद के बगल में लिखा 50 और जिला के बगल में 52 लिखा है। ये क्या चीज है सर? ये पंचायती राज अधिनियम है ना, उसका धारा है। कार्यों का जो वो हुआ है ना, कार्य का बंटवारा जो हुआ है। जी सर। और किसी को कोई डाउट? चलो बताओ। चलो बताओ, मैं मैं क्वेश्चन पूछ रहा क्वेश्चन हूँ। पूछ रहा हूँ। ठीक है, माइक ठीक है, बंद कर माइक बंद लेना। कर लेना। ऋषि, ठीक है। तो अब बताओ, त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है ग्राम पंचायत का, है ना, ये कौन कौन से के लिए है बताओ? कितने प्रकार के रहते हैं? तीन कौन कौन से प्रकार हैं? सर सबसे निम्न प्रकार है ग्राम पंचायत, दूसरा है हम्म। जनपद पंचायत, तीसरा है जिला पंचायत। ग्राम हम्म। पंचायत के लिए चाहिए 1000 सदस्य, जनपद पंचायत के लिए चाहिए 5000 और जिला पंचायत के लिए 10,000 हम्म। जनसंख्या। हम्म। चलो, अब देखो, संविधान के स्तर पे तुमको बताने बोला था मैं, ठीक है? तो जनपद सर पंचायत तो क्या हमारे यहाँ है, मध्यवर्ती स्तर बोलते हैं ना उसको। यस सर, इसमें 5,000 इसकी जनसंख्या है, हम्म। मतलब होनी चाहिए। सॉरी सर, अब इसका 50,000। मध्यवर्ती स्तर जो है, ठीक है, हम्म, मध्यवर्ती स्तर में देखना, मध्यवर्ती स्तर का पंचायत कैसी जगह पे बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, बताओ? कि जिस राज्य की जनसंख्या कितने से कम है। सर 5,000 से कम है तो वहां नहीं बना सकते। गलत। तुम लोग संविधान खोलो और संविधान में जो लिखा हुआ है ना मध्यवर्ती स्तर के बारे में, ठीक है, उसको पढ़ो एक। मैं तुमको पहले पढ़ाते समय बोला था, ये चीज को तुमको ध्यान रखना है। क्या बताया था खोमेश, कितना जनसंख्या से कम है तो नहीं रखना पड़ेगा? वो लेफ्ट हो गया है सर। नहीं सर, याद नहीं आ रहा है सर। 20 लाख बताया था क्या? यस सर। तुम लोग को याद क्यों नहीं रहता है? ऐसे में कैसे क्वेश्चन का आंसर करोगे बताओ? प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है बताओ ग्राम पंचायत का? सचिव सर। सचिव होता है। जनपद का? सर उसका प्रशासनिक सीईओ। यस सर। ठीक, और जिला का? उसका भी सर सीईओ सर। जिला का भी सीईओ होता है सर। ठीक। जनपद पंचायत में न्यूनतम सदस्य संख्या क्या होती है बताओ? जनपद पंच सर 10 से 25 सर। न्यूनतम 10 और अधिकतम कितना होता है? 25। ठीक। उसके बाद जिला पंचायत में? सर 10 से 35। हम्म। अच्छा, राजनीतिक प्रमुख बताओ तीनों का। सर राजनीतिक में एक में आता है सरपंच, फिर दोनों में अध्यक्ष एक का एक में होता है नहीं सर। भैया, नाम लेके इस बताओ ना, बार ग्राम ग्राम पंचायत, पंचायत जिला। में सर सरपंच है और जनपद और जिला में अध्यक्ष रहते हैं सर। हम्म। ठीक। सर अब यहाँ न्यूनतम अध्यक्ष को जनसंख्या इंग्लिश में बताओ। क्या बोलते हैं सर? किसको? अध्यक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर? चेयरमैन। चेयरमैन। यस सर।
ठीक है। अच्छा एक काम करो तुम लोग ना, ये यहाँ से लेफ्ट करो तो मीटिंग से सब नेक्स्ट यस वाला सर। कोड अलग से भेज रहा हूँ। यस सर।